कैसे दौड़ते नहीं है? पिछली बार तुम गिर गए थे ना, कितनी चोट आई थी तुम्हें? हाँ बेटा, दूर से ध्वजा जितनी भव्य लग रही थी, लगता है तीर्थ भी उतना ही भव्य होगा। अच्छा हुआ कि हम गाड़ी रुकाकर यहाँ दर्शन करने आ गए, है ना? सुमति, जो भी करना है जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, हमें अभी बहुत दूर जाना है। क्या हुआ बेटा? पता नहीं क्यों, पर मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। शांतनु कह रहा है उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुनिए ना, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। काश शांतनु हमारी तरह साफ बोल पाता। इस लकवे की बीमारी ने न सिर्फ शांतनु को बल्कि हमें भी अपाहिज कर दिया है। क्या कुछ नहीं किया पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। दादा, बेटा, अरे बेटा रुको। सुनो, बेटा। मत रोकिए उसे, कुछ नहीं होगा उसे। धर्म की राह पर श्रद्धा से जो चलने वाले, हमेशा दादा ने ही उन्हें संभाले। आओ बेटा, आओ, आराम से बैठो, 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 आराम से। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? शांतनु बेटा है हमारा। अच्छा खासा था, सेहतमंद, तंदुरुस्त। हमारी बदनसीबी तो देखिए, एक वो था श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर अपने कंधों पर लेकर तीर्थ यात्रा करवाता था, और एक हम है। मैं तो घर में बहू लाने की तैयारी कर रही थी और अचानक ये सब हो गया। बहन, आपका दुख मैं समझ सकता हूं, धैर्य रखिए, दादा सब ठीक करेंगे। वैसे आप लोग कहां से आ रहे हैं? जी बेंगलोर से, वही छोटा मोटा व्यवसाय है। बेटे पर आ पड़ी इस विपदा के कारण इसकी मां के कहने पर यात्रा पर निकले हैं। पालीताना से गाड़ी में भाईखल्ला मोतीशाह तीर्थ की तरफ जा रहे थे, बीच में रास्ता भटके और यहां पहुंचे। महोदय, आप रास्ता भटके नहीं हैं, बल्कि यूं कहिए आप सही रास्ते पर आए हैं। तीर्थ पर श्राविक निकलता है अपनी मर्जी से, पर पहुंचता है दादा की मर्जी से। पर हमने तो कभी इस तीर्थ के बारे में पता भी नहीं था। अगर इंसान को सब पता चल जाता तो वो भगवान का पता कहां ढूंढता? ये बात तो है। अब इन्हें ही देखिए ना, जब तक बेटे पर संकट नहीं आया था तो तीर्थ यात्रा के नाम पे चिढ़ते थे ये। जब भी कहती थी कि चलो दर्शन करके आते हैं, तो टाल देते थे। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर भगवान हृदय में है तो फिर तीर्थ पर जाके दर्शन करने की क्या जरूरत। आपके माता पिता जीवित हैं? जी बिल्कुल, गांव में रहते हैं, हर महीने मिलने जाता हूं उनको। क्यों? वो भी तो आपके हृदय में जीवते होंगे, रहते होंगे, तो फिर मिलने जाने की क्या जरूरत है? अरे वो माता पिता है मेरे, उन्होंने जन्म दिया है मुझे, उनको मिलने जाने का कर्तव्य बनता है मेरा। और आपके माता पिता को जन्म देने वाले, संसार के सारे जीवों को जन्म देने वाले इस परम पूज्य भगवान के तीर्थ पर जाकर उन्हें मिलने जाने का आपका कर्तव्य नहीं है? अरे भाई, आप बुरा मत लगाइए। मैं ऐसा समझता हूं कि जब व्यवसाय से निवृत्ति मिल जाएगी तब करेंगे यात्रा। अरे धर्म वृद्ध होने के बाद में वही तो धर्म का काम करना होता है, जवानी में क्यों? महोदय, भगवान को भी बासी फूल से ज्यादा ताजे फूल पसंद आते हैं। खैर, आपका यहां आना सहज एक संयोग नहीं है। शायद आपके बालक पर आई हुई विपदा का कोई ना कोई निवारण दादा ही देंगे। आप भी यहाँ दर्शन हेतु आए हैं? दर्शन हेतु नहीं, सेतु होता है। हमारे और भगवान के बीच का वो सेतु जो हमें दुख के इस दलदल से, दुख की इस दुनिया से दूर लेकर सुख की दुनिया में लेके जाता है। वो सुख
जो इनके दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। वैसे इस तीर्थ का नाम क्या है? इस तीर्थ का नाम है अगासी तीर्थ, और इस तीर्थ के मूल नायक है भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जी। अगासी तीर्थ? अरे ये तो बड़ा ही प्रचलित तीर्थ है, बहुत सुना है इसके बारे में। बड़ा ही चमत्कारिक तीर्थ है। मेरी बहन भी मुंबई में ही रहती है, पता है, वो यहाँ हमेशा यहाँ आया करती थी। यही तो विडंबना है, यहां आया करती थी। ऐसे कई श्रावक श्राविका है जो यहां आया करते थे, पर अब भूल चुके हैं मुंबई के इस मूल नायक को। अपने सारे दुख दूर हो गए, इसलिए भूल चुके हैं इस सुखदायक को। अरे जिन्होंने अपनी कृपा बरसाने में कोई न की कमी, भूल चुके हैं लोग कि वो थे मुनि सुव्रत स्वामी। भूल चुके हैं लोग ये देवों के देव, ये तीर्थराज कितने पावन है, कितने कल्याणकारी है। भूल चुके हैं लोग कि यहां पधारे कितने साधु, सूरी और भगवंत है। लेकिन इनमें उनका कोई दोष नहीं है, शायद उन्हें इस तीर्थ की महानता का पता ही नहीं है। भूल चुके हैं लोग कि आज का यह अगासी तीर्थ जिस भूमि पर स्थित है वो कितनी पावन है, कितनी कल्याणकारी है। ये पावन भूमि उस सोपारक नगर की है जहां पर कभी हुआ करता था सोपारक बंदर, जहां लाखों की बस्ती थी जो सदैव हंसती रहती थी। सुख समृद्धि से छलो छल उस सोपारक बंदर की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। ग्रीस, समस्त यूरोप खंड, अरब देश, अफ्रीका, श्रीलंका, कहां से जहाज और व्यापारी नहीं आते थे इस बंदर पर। जहाज और व्यापारियों की बात निकली है तो मुझे याद आता है वो शूरवीर श्रावक जिसने इस तीर्थ का भी निर्माण करवाया था, जिसकी याद आते ही होंठों से निकले वाह, जिसे थी अपने सारे साधर्मिकों की परवाह, जो स्वयं भगवान की थी चाह, जिसकी ख्याति का ये वक्त भी है गवाह। ऐसा था वो शेठ मोती शाह। आओ बेटा, मैं तुम्हें आगे की बात वहां अंदर जाके सुनाता हूं। आओ, आराम से, आओ आओ। शेठ मोती शाह ने बचपन में ही अपने पिता की छत्र छाया गंवा दी, आर्थिक संकट में आ गए थे। फिर भी व्यापार में गजब की सूझबूझ, धर्म के प्रति श्रद्धा और दादा के आशीर्वाद से इस अगासी तीर्थ का निर्माण कैसे किया पता है? बेटा नेमचंद, जी वाह। ऐसे निराश मत हो। आज जो परिस्थिति है उसमें संभाल कर रखने लायक कुछ ही चीजें बची है अपने पास। हमारी हिम्मत, पार्श्वनाथ दादा में अपनी श्रद्धा और अपने कुल के संस्कार। हाँ माँ, और बाकी जो कुछ भी बचा था वो त्रिभुवन काका छीन के चला गया। बेटा, हाँ माँ, पिताजी ने जब से उन्हें इस पेढ़ी पर शामिल किया है ना, तब से लेकर आज तक दीमक की तरह हमारे व्यापार को खा गए और हमें हजारों के कर्जों में डुबो दिया है। बेटा, त्रिभुवन भाई तुम्हारे पिताजी के पितराई भाई है, पर मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेंगे। उनके धोखे की वजह से तुम्हारे पिताजी ने अपनी हिम्मत ही नहीं, अपनी जान भी गंवा दी और सारी जिम्मेदारियां तुम पर आ गई। हाँ माँ, पर सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, इसीलिए मैं चिंतित नहीं हूं। मैं चिंतित इसीलिए हूं कि मैं इतना सारा कर्जा कैसे चुकाऊंगा। जिंदगी भर अगर मजदूरी करता रहा फिर भी इतने सारे कर्जे नहीं चुका पाऊंगा।
और इस परिस्थिति में मैं करूं तो क्या करूं, आप ही बताइए मुझे। बेटा, मैं मोती से बात करूं? वो कुछ काम धंधा शुरू कर देगा तो तुम्हें मदद हो जाएगी। नहीं माँ, मोती तो अभी छोटा है, खेलने कूदने की उम्र है, और उसे अगर इस परिस्थिति के बारे में पता चला तो। वाह मोटा भाई, मोती आ गया। वाह मोटा भाई, हमारी पेड़ी के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, बात क्या है वाह? वाह बात क्या है वाह? मोटा भाई, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मोती। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आप पेड़ी पर गए क्यों नहीं है? हमारी पेड़ी के बाहर ताला क्यों है? वहां सब लोग मिलकर चिल्ला रहे थे, अमी चंद साकर चंद की पेड़ी डूब गई, हमारे पैसे डूब गए, हमारे घर की परिस्थिति इतनी खराब हो गई, आपने मुझे बताया तक नहीं मोटा भाई। मोटा भाई, त्रिभुवन काका भी वहीं पे थे। क्या त्रिभुवन काका भी वही थे? हाँ, तो मुझे तो वहां रहना ही था ना। आप लोग तो पेड़ी बंद करके घर में बैठ गए हो। अरे किसी ना किसी इस परिवार के इंसान को अपनी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। कुल का नाम जो डुबोने बैठे हो। भूमनाथ, इधर आओ। भूमनाथ सेठ आप? हाँ, भूमनाथ सेठ वसूली के लिए आए हैं। हाँ। ये भूमनाथ, हाथ क्यों जोड़ रहा है? तूने पैसे उधार दिए हैं, लिए नहीं है। हाथ निकाल। सीना तान, हवा सांस ले। अब जा, पैसे मांग, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। नेमचंद सेठ, आज है ब्याज की वसूली का दिन, इसके लिए मैं पेड़ी पर गया था। पेड़ी बंद देखी तो मुझे लगा आपने छुट्टी रखी होगी, तो मैं अपने घर पे वापस जा रहा था। ये त्रिभुवन चाचा जबरदस्ती लेकर आ गए। क्या जबरदस्ती है? आ तो लाना ही था ना। आज तो ब्याज की वसूली का दिन था। अरे तुझे पता है, ये मेरा भतीजा है, मेरा। अरे आज तुझे ब्याज ना देना तो उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। कौन है? मेरा भतीजा। चल बेटा, इसे 25 रुपए ब्याज के दे दे, इसे जाना है। भूमनाथ भाई, देखिए पैसों का प्रबंध ना हुआ हो तो चलेगा। क्या बंदोबस्त ना हुआ हो? तू जानता है इस परिवार को? मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इस परिवार का सदस्य हूं। तुझे पता है, आज सुबह सुबह एक भिखारी यहाँ भीख मांगने आया था। अब घर में दाना नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए हमारी भाभी ने क्या किया पता? घर के सारे बर्तन बेच के उस भिखारी को कंसार खिलाया। हाँ भाई, घर में भंडार भरे हो तो मुट्ठी भर धान तो कोई भी देता है, पर जो अपना निवाला दूसरों को खिलाए वही सच्चा श्रावक कहलाए। और भाभी, ये यहाँ निवाला खाने नहीं आया है, वसूली के लिए आया है। चल बेटा, इसे पेड़ी पर जाना है, इसे पैसे दे दे। वैसे तुम्हारे पास तो काम है नहीं, उसे तो जाने दे काम पर। भूमनाथ भाई, मैंने नौकरी शुरू कर दी है। अमीचंद साकरचंद का कुंवर नौकरी करेगा? अरे रे 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 रे, बड़ा दुख हुआ सुनकर। इसे नौकरी किसने दी? वैसे तुम कहाँ नौकरी कर रहे हो बेटा? हरमोहन जी बमन जी के वहाँ। हरमन जी बमन जी के वहाँ इतनी बड़ी पेड़ी में? अरे रे रे रे, दिवाला निकालेगा ये। भोला है। तुम फिक्र मत करना, मैं इसे बात करूंगा। मैं कहूंगा कि ये भतीजा किसका है, फिर देखना वो तुम पर कितना मेहरबान होते हैं। बस काका बस, आपकी ज्यादा मेहरबानी सहन करने की शक्ति नहीं है अब। भूमनाथ भाई, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। क्या निकलता हूँ? जब देखा तब मैं निकलता हूँ। भाभी जी, ये ठीक नहीं हो रहा है। अगर ये आदमी आज पैसे लिए बिना इस घर से बाहर गया तो कुल की प्रतिष्ठा को धूल लग जाएगी। लोग तो कहेंगे कि अमीचंद के यहाँ पेड़ी में मुद्दल तो नहीं मिलता है, अब ब्याज के भी लाले पड़ने लगे हैं। कोई परेशानी है तो मुझे बता। अरे ये चाचा तुम्हें कब काम आएगा है? तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 साल की मोहलत दिला सकता हूं। हाँ,
लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी की बंद पड़ी हुई पीढ़ी मेरे नाम लिख देनी होगी। मोती बेटा, ये क्या कह रहे काका? एक एक करके सारी चीजें तो आपने हम लोगों से हड़प ली है। ये मेरे बापूजी की आखिरी निशानी है, ये भी आप ले लेना चाहते हो? क्या हुआ मोती बेटा, कहाँ चले? ये पेड़ी तो मैं आपको कभी नहीं दूंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। बाकी भोमनाथ, मेरा तो स्वभाव है किसी के भले के लिए अपनी जान भी निकाल कर दे दूं। तो दे दो काका, क्या? जान निकाल के दे दो। भाभी, अरे भाभी क्या, आपने बोला ना किसी का भला हो तो मैं तो अपनी जान निकाल के दे दूं। तो निकालो अपनी जान, करो हमारा भला। भाभी ये देखो क्या बोल रहा है। मोती बेटा, वो तुम्हारे बड़े हैं और तू तो अभी बच्चा है। माँ, जब बड़े बचपना करे तब तो ये छोटा है, खेलने दो उसे। खेलो खेलो। क्या खेलने दो, खेलने दो, खेलने दो? मैं कोई बोई डंडा हूँ जो खेलने दो, खेलने दो, खेलने दो? दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। ये क्या कर रहे हो? जान दे दो ना। क्या दे दो, क्या दे दो? भोमनाथ, वैसे ये हमारा मोती है ना, बचपन से ही शरारती है। जब भी मैं बाजार जाता था ना, तो बचपन में वो मेरे पीछे पीछे आ जाता था और मेरी धोती पकड़ के कहता था, काका, काका। और फिर मैं उसे एक पतासा देता था तो वो मान जाता था। अब मानता ना मेरे बाप? आज नहीं मानूंगा काका। क्यों? आपने बोला हो बोला, जो बोला हो बोला, बोलते हो करना पड़ता है। जान दे दो, दे दो, दे दो। क्या दे दो, दे दो, दे दो, दे दो? हैं? मेरी जान क्या मेरी जेब में पड़ी हुई चवन्नी है जो तू मांगे और मैं निकाल कर दे दूं? तो मेरे बापूजी की पेड़ी भी जेब में पड़ी हुई चवन्नी नहीं है कि कोई भी मांगे और मैं निकाल के दे दूं। भोमनाथ सेठ, ये रहे आपके इस महीने के ब्याज के 25 रुपए। आज के लिए क्षमा चाहता हूं, आपको घर आना पड़ा, लेकिन आइंदा घर पर मत आइएगा, पेड़ी पर आइएगा। कोई जबरदस्ती ले आए तो भी नहीं। वाह मोटा भाई, बिल्कुल चिंता मत करना, अमीचंद साकर चंद की पेड़ी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं निकलता हूं। हाँ हाँ, तू तो निकल निकल, तुझे तो इस दुनिया से निकाल देना चाहिए। भाभी, भाभी ये ठीक नहीं हो रहा है। घर में दिवाली और बाहर देवाला। पूछो, इस छोटे से पूछो, ये 25 रुपए कहां से लाया? बेटा मोती, इतने सारे रुपए तुम्हारे पास कहां से आए? चिंता मत करिए बा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आप बापूजी और मोटा भाई बचपन से मुझे जो जेब खर्ची के लिए पैसे देते थे ना, वो पैसे मैं अपने पार्श्वनाथ दादा के लिए बचा के रखता था, आज उन्हीं के पास से उधार लिए। वाह बेटा वाह, तुमने भगवान से भी उधार ले लिया। ले लिए। तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है। ऊपर तक। तो एक काम करना बेटा, तुम्हारे भगवान के पास से हमारे लिए भी थोड़े उधार ले ले। क्या है, मेरे गिन चुन के 25,000 रुपए और गांव के 30,000 रुपए, कुल मिला के हुए 55,000। भगवान से मांग ले और हमें चुका दे। ठीक है, दादा के आशीर्वाद रहेंगे तो 6 महीने में नहीं, 3 महीने के अंदर आपकी पाई पाई चुकते कर दूंगा। लिखा पढ़ी करनी है तो कर लीजिए लिखा पढ़ाई, लेकिन लिखा पढ़ी से बड़ी होती है अमीचंद साकर चंद के बेटे की जुबान। 6 महीने के अंदर आपकी पाई पाई चुकते कर दूंगा, लिख लो। 6 महीने के अंदर? आपको क्या लगता है ये 6 महीने में पैसे चुका देगा? आपको क्या लगता है? चुका देगा? आपको तो सबको सही लग रहा है। लेकिन इसका बाप था भोला, ये है आग का गोला, इसे तो बिना तोप के ही फोड़ना पड़ेगा। चूहा। क्या काका, चूहे से डरते हो और तोप गोले की बातें करते हो? क्या चुआ चुआ कर रहा है? पहले ये बता कि तू 6 महीने में पैसे कैसे चुकाने वाला है? तुम्हारे पास कोई खजाना है क्या? आपको नहीं पता? अरे मेरे पास तो बहुत बड़ा खजाना है। कौन सा? ये रहा मेरी मां के चरणों में। दुनिया की हर मां के चरणों में छिपा खजाना होता है और उसकी चाबी होती है हर मां के आशीर्वाद में। अरे काका, मेरे पास तो वो भी एक खजाना छिपा जिसमें समाई है मेरी हिम्मत, गुरुजनों के आशीर्वाद और पार्श्वनाथ दादा की कृपा।
काका, आदमी की मृत्यु तभी नहीं होती है जब उसके शरीर से उसकी सांस चली जाती है, लेकिन आदमी की मृत्यु तभी अवश्य होती है जब उसकी हिम्मत चली जाती है। मोती, तू इस परिस्थिति के बारे में ज्यादा मत सोच। तेरी उम्र तो अभी पढ़ाई करने की है। नहीं मोटा भाई नहीं, समय खत्म हुआ पढ़ने का, अब समय शुरू होता है मोती के आगे बढ़ने का। देखना खुदाई, ये जांजीबार का शाह सुल्तान सौदागर मेरे जान दान करने नहीं देगा तो मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा बाबा। अरे मुनीम, किधर है, कोई दिखता नहीं। हो दोपहर के 12:30 बज गए, लेकिन पेढ़ी में कोई दिखाई नहीं देता और सारा काम मुझे अकेले को ही करना पड़ता है। और काम करते करते इतना तो मैं सूख गया हूँ कि अब तो जब भी घर से निकलता हूँ तब जेब में पत्थर लेके घूमना पड़ता है। कहीं हवा का झोंका आया और मैं उड़ गया तो। मुनीम, सेठ जी, अरे मैं कहता हूँ कि कब आए आप? अरे भाई मुझे आवाज देनी थी, मैं यही बाजू में ही था। ओ बेरा, आवाज देनी थी, मैं चीखा आया, ये चीख चीख के मेरा गला डूब गया है गला। ये मैं पूछता हूँ आज पेढ़ी में कोई दिखाई क्यों नहीं देता है? नहीं नहीं, दिखाई तो सब कुछ बराबर देता है, पर मेरे घर वाले कहते हैं कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अब आप ही कहिए सेठ जी, मैं बहरा हूँ? तेरे नहीं बाबा, तू तो बराबर सुनता है ना। बस ऐसे ही वे लोग भी होठ फड़फड़ाते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि मैं बहरा हो गया हूँ। बोलिए। ओ खुदाई, ये जलसफा तो मेरा गलसटा बाहर ला देगा। अरे नेमचंद, और नेमचंद। सेठ जी, ये चिल्ला चिल्ला कर किसे बुला रहे हैं? नेमचंद को। तो ठीक है, मुझे लगा नेमचंद को बुला रहे हैं। सेठ जी, वो बहरे लोग होते हैं ना, वो चिल्ला चिल्ला कर ही बात करते हैं। लीजिए आ गया, देखिए। अच्छा, तू भी बहुत जल्दी आया ना भाई। नेमचंद, मुझे ये बता, मैंने कल तुम लोगों को बताया था ना, जो भी पेढ़ी से पहले डकके जाएगा तो 100 रुई की गठरिया जांच पर चढ़ाने की है, बराबर है? तो कौन किया था पहले डकके? मैं गया था। तो तुझे मालूम था ना कि 100 रुई की गठरिया चढ़ाने की है? हाँ। फिर चढ़ाई क्यों नहीं? वो तो गलती से रह गया। गलती से? कि तेरा ठिकाने पे है कि इसके माफक तेरी भी डागली चसक के लिए? अरे वो गठरिया किसकी थी पता है? अरे जांजीबार के शाह सुल्तान सौदागर की। उसने अपनी बेटी के निकाह में गद्दे और तकिए बनाने के लिए हमसे रुई मंगाई थी। अब गद्दे तकिए बनेंगे नहीं, उसके यहाँ मेहमान आएंगे, वो किधर सोएंगे? तेरे उधर के मेरे उधर। अरे वो सुल्तान सौदागर मेरा कत्ल कर डालेगा, उससे पहले मैं तुम लोगों का कत्ल कर डालूंगा। मुनीम, तेरी बंदूक किधर है? ला। नहीं सेठ जी नहीं, आत्महत्या पाप है। ये आत्महत्या नहीं बहरा, मैं तेरी हत्या कर डालूंगा। निकल जाओ, मेरी नजर के सामने से निकल जाओ। अच्छा हुआ मैं बीच में आ गया, वरना ये खूंखार दरिंदा को नेमचंद का कत्ल कर देता। मोटा भाई, मोटा भाई। रुक जा, किधर? पेढ़ी के पीछे डर से किधर घुसता है? कौन है तू? मैं मोटा भाई का छोटा भाई। मोटा भाई का छोटा भाई? छोटा भाई का, अरे वो नेमचंद भाई का छोटा भाई मोती। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर खेलने आया क्या? नहीं नहीं, मैं तो मोटा भाई के पास चोपड़ा सीखने आता हूँ। सीखने आता हूँ? इसको किसने नौकरी पे रखा? छोकरी दो चाहिए, दो मेरे दोनों लड़कों के लिए। कोई ध्यान में हो तो बताइएगा। बोलो, ये बहरे को छोकरी सुनाई देता है। अरे इसको किसने नौकरी पे रखा? मुझे नहीं पता इनको किसने नौकरी पर रखा, लेकिन मुझे मेरा पता है कि मुझे भी किसी ने नौकरी पर नहीं रखा है। मैं तो सिर्फ मोटा भाई के पास चोपड़ा सीखने आता हूँ। तो सीखने आता है? उधर कोने में जाके खड़ा है। सेठ जी, उधर खड़ा रह के सीख जा लो। अरे बोला नहीं जानी। जी सेठ जी। इधर आ। हाँ। ये पेढ़ी किसकी है? और मौसी मोहम्मद जी की। वो कौन है वाली? मेरी पेढ़ी है, बराबर है। ये पेढ़ी मेरी है। ये मैंने तो उधर जाके खड़ा रहने। ये कोई धर्मशाला खोल के रखी है, स्कूल खोल के रखा है। तू उधर खड़ा रहे, बोला नहीं कोने में। हाँ, एक तो मेरे बताए काम बराबर तुम लोग करते नहीं हो, फिर इसको तू उधर ही है। अभी आया? हाँ अभी उधर ही खड़ा है।
ये 2 बार आया था, मुझे लगा तेरे को आदत है। आपको अच्छा लगता बार बार आता हूँ। नहीं, ऐसा घड़ी घड़ी आने का नहीं, कोने में खड़ा रहने का। हाँ, इसको सिखाता है। जो देख, मैं बता देता हूँ, आज के बाद ये लड़का ये पेटी में दिखना नहीं चाहिए। अरे तुम लोग जानते नहीं है, तुम्हारे कारण मैं कितना मुसीबत में आ गया। अरे मोटा भाई जल्दी पानी लाइए, पानी लाइए। क्या हो गया सेठ जी, क्या हो गया सेठ जी? लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस लीजिए। सेठ जी गुस्सा नहीं करने का, गुस्से के गुस्सा नहीं करने का, तो बगैर पूछे मेरी पेटी में गुस्सा है, फिर मेरे को सिखाता है। सेठ जी गुस्सा नहीं करने का तबीयत बिगड़ जाती है, और गुस्सा करने से क्या है, कभी कभार दिमाग की नसों पे जोर आता है, नसें फट जाती है, आदमी की मृत्यु हो सकती है। ऐसा थोड़ी होता है। होता है सेठ जी, होता है। एक बार हमारे गांव में क्या हुआ, पंडित जी के घर पे पंडिताइन ने लड्डू बनाए देसी घी के, पर हुआ ये कि पंडिताइन लड्डू में गुड़ डालना भूल गई। फिर तो पंडित जी को इतना गुस्सा आया कि कपड़े फाड़ दिए, किताबें फेंक दी। मेरा आगे क्या हुआ बोलनी? आगे क्या, वो भगवान को प्यारे हो गए आपकी तरह। मैं अभी चिंता बैठा हूँ। हाँ तो देर कितनी? मैं इसे मार डालूंगा। सेठ जी आप चिंता ना करें, आपके चौथे में हम लड्डू में गुड़ डालना नहीं भूलेंगे। देसी घी का लड्डू खाएंगे। सेठ जी गुस्सा नहीं करते सेठ जी, गुस्से के कारण समग्र शरीर में अव्यवस्था का सर्जन होता है। इधर मेरा विसर्जन हो जाएगा, और ये सारी अव्यवस्था तेरे भाई के कारण सर्जन हुआ है। मानता हूँ मोटा भाई की गलती है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मोटा भाई की गलती इतनी कि उन्होंने मुनीम जी को बचाने की कोशिश की। अच्छा, मतलब सारी गलती मुनीम की थी। अरे मुनीम जी की थोड़ी समझने में उनको तकलीफ है ना, तो उनकी गलतफहमी हुई। आपने कहा ना मुनीम जी से कि 100 रुपए की गठरिया चढ़ाना, और मुनीम जी समझे 100 मोजड़िया बनवाना। मोजरी? 100 मोजरी? अब 100 मोजरी मैं किसे पहनाऊंगा? अब क्या मैं मोजरी बेचता घूमूंगा? मोजरी लो मोजरी, ये भरने मेरी होजरी, मोजरी लग जाएगी सेठ जी। सेठ जी आप बुरा ना मानो, लेकिन शांत मन से सोचिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मिलता है, शांत मन से मुझे रास्ता मिलता है कि मैं खुद ही रास्ते पर आ जाऊंगा। नहीं, आप रास्ते पर ना है, इसलिए मेरे पास एक रास्ता है। तेरे पास रास्ता है? ओ कोयरा, ये धंधा है, धंधा लाखों का। ये गिल्ली डंडा खेलने जैसी आसान बात नहीं है। ये धूप पे पक्के बाल सफेद नहीं हुए, समझा ना? चल ठीक है, फिर भी बेटा मेरे को सिखाता है, क्या रास्ता है तेरे पास? सिखा नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ सूचन कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे सूचन में जरा भी बारिश लगे ना, तो कल से मैं आपकी पेड़ी में कदम नहीं रखूंगा, तो वादा। ठीक है, चल बेटा। ये देखिए सेठ जी, ये क्या है? ये आपके जहाजों का दरियाई सफर का नक्शा। ये तू किधर से उठा के लाया? उठा के नहीं लाया, मैंने रात भर जाग के बनाया। तूने बनाया? जी। अब इसका मैं क्या करूंगा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? जहाज टकरा जाएंगे। ये देखिए, ये है मुंबई बंदर। ये मुंबई बंदर से आपका ग्रैंड जहाज 100 रुपए की गठरिया लिए बगैर पहुंच गया ये सांजीबार। निकल गया बाबा। अब रोइए मत, शांति से सोचिए, रास्ता मिलेगा। ये देखिए, अब ये आपका ग्रैंड जहाज का पहला मुकाम ये यहाँ ये श्रीवर्धन बंदर पर है। ये श्रीवर्धन बंदर पर आपका ग्रैंड जहाज और 2-3 दिन के लिए कुछ और माल सामान के लिए रुकेगा, और आज रात को आपका दूसरा जहाज स्कूनर जहाज वो निकलने वाला है यहाँ से चीन। बस तो फिर 100 रुपए की गठरिया उसमें चढ़ा दीजिए। बोला चढ़ा दीजिए। अरे मेरे को जाना है झांझीबार, तो मुझे भेज रहा है चीन। अरे सेठ जी, आपका स्कूनर जहाज चीन जाएगा तो श्रीवर्धन बंदर होकर ही ना। और वहाँ पहला जहाज तो खड़ा ही है। फिर दूसरे जहाज पे गठरिया बेचने की, पहले जहाज पे चढ़ा देने की। वाह 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 वाह, मेरी गठरिया झांझीबार पहुंच जाएगी। ये बोझ हल्का हो गया बाप। ये क्या कर रहा है? क्यों? जहाज टकरा जाएंगे ना। अभी नहीं टकराएंगे। क्यों? अभी तो गोल गोल घूम रहे हैं ना। गोल गोल घूमते तो नहीं टकराते। घूमिए, आप गोल गोल घूमिए, गोल 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 गोल। हुआ कुछ नहीं। हाँ, अरे सामने नहीं आने का, टकरा जाएंगे। वाह 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 वाह, ये
सर का बोझ हल्का हो गया है ना? ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? क्योंकि पहले आप गुस्से में थे ना। गुस्सा नहीं करने का। गुस्सा नहीं करने का, सही बात है। आज के बाद कभी भी गुस्सा नहीं करने का। आज के बाद पेढ़ी में सब लोग शांत रहेंगे। मेरी तरह शांत रहेंगे। वाह डिकरा वाह, तेरा नाम क्या बोला? मोटी। तू तो असल मोटी है। अरे पसरा का असल मोटी है, असल। अरे आज के बाद ये मेरी पेढ़ी में तेरी नौकरी पक्की। और हाँ ये मोतिया, तेरा पगार महीने का रुपया। सेठ जी, पगार रुपया नहीं, चवन नहीं देना, लेकिन मेरा नाम मोतिया नहीं, मोती शाह है, इतना याद रखना। और फिर दिन महीने साल बीतते गए और रसी की पेढ़ी में काम करते करते मोती शाह ने अपनी विचक्षण व्यापारी सूझ से उनकी पेढ़ी को लाखों करोड़ का मुनाफा करवाया, जिसके चलते हॉर्मस जी ने उन्हें व्यापार में अपना भागीदार भी बनाया। मोती शाह का ब्याह भी हॉर्मस जी ने ही करवाया। पत्नी दिवाली के शुभ कदमों ने मोती शाह को इतनी तरक्की दी कि उन्होंने हॉर्मस जी की पेढ़ी को एक ऊंचाई तक पहुंचा के अपने पिता की पेढ़ी को फिर से शुरू कर दिया और अपनी बेटे को भी दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करके ऊंचाई तक पहुंचा और मोती शाह बन गए शेठ मोती शाह। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत के एक सख्त अंग्रेज अमलदार मिस्टर एंसन ने रास्ते पर भटकते हुए मूक पशुओं को मारने का आदेश जारी किया और उस आदेश का विरोध करके उसे रद्द करवाने के लिए शेठ मोती शाह ने अपने घर श्रेष्ठियों की सभा बुलाई और उसमें उस सख्त अंग्रेज अमलदार मिस्टर एंसन को भी न्योता दिया गया था। धीरे धीरे धीरे, बाबा संभाल संभाल, बैठ बैठ, धीरे 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 बैठिए। जय जिनेंद्र भाइयों। जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे माना कि मोती शाह एक बहुत ही बाहोश इंसान है, कितने कम समय में उन्होंने अपना व्यवसाय कहां से कहां पहुंचा दिया। पर आज हम सबको यहां बुलाकर वो कहां रह गए? जय जिनेंद्र कपूर चंद शेठ। अरे जय जिनेंद्र मुनीम जी, आइए आइए। शेठ जी सामायिक में बैठे, बस कुछ ही देर में आ रहे हैं, तब तक आप चर्चा शुरू कीजिए। मुनीम जी ये सब तो ठीक है, पर आपने हम सब के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त तो किया है ना? कहकर ही आया हूं मैं। बैठिए बैठिए बैठिए। पर आज की चर्चा का मुद्दा क्या है वो तो बताओ। अरे बाबा, तुम्हें आज की चर्चा का मुद्दा नहीं पता? नहीं, किसी ने तुम्हें बताया भी नहीं है? किसी ने नहीं। अरे आज का मुद्दा है अंग्रेज। सहन शक्ति की अब हद हो गई है। अरे पिछले साल मुंबई फोर्ट की मरम्मत करवाई हम गांव वासियों के पैसे से, और फिर निर्णय क्या लिया? हम गांववासी कोर्ट के बाहर और वो कोर्ट के अंदर सही सलामत। अरे हद होती है। और अब ये नया तूत चालू कर दिया है, सफाई के नाम पर मूक पशुओं की हत्या करनी शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ तो घोटू के भाई ने, अरे कुछ दिन पहले की बात है, वो एक अंग्रेज मदाम की विक्टोरिया के पीछे, वो विक्टोरिया जा रही थी तबड़क 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 करके, और उसके पीछे कुछ कुत्ते भौंक रहे थे भाव 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 करके। तो अंग्रेज मदाम ने क्या किया मालूम है? उसने वो कुत्तों को जहर वाले लड्डू खिलाकर मरवा दिया। बोलो, ऐसा थोड़ी चलता है। मेरा बस चले ना, मेरा बस चले ना, मेरा कुछ चल तो सकता नहीं है, और मेरा बस चले ना, मेरा बस चले ना। बैठो। अरे मैं तो कहता हूं एक खून भरी क्रांति होनी चाहिए। पिछले साल भी हुई थी क्रांति और आयोजन ठीक नहीं था। इस बार मैं खुद देखूंगा कि एक भी अंग्रेज बच ना पाए। तो है कपूर,
क्या कर लेगा? ये बाबा, मेरा नाम कपूर चंद, जैसा नाम वैसा गुण। एक बार कपूर जले ना तो आर्या पार। कपूर एक बार जले ना, कपूर एक बार जले ना तो 2 मिनट में ठर के ठूस। ये क्या बोल रहे हो बाबा? अरे कपूर, तेरा नाम कपूर, तू जल जल के कितना जलेगा? बस बस, बहुत हो गई मजाक। मैं तो बोलता हूँ सिंधी बलूचियों को बुलाते हैं। अरे पिछले साल उन्होंने अंग्रेजों पर क्या हमला किया था कि अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए थे। इस बार भी मैं कहता हूं सिंधी बलूचियों को पैसा देते हैं और फिर से हमला करवाते हैं। जब वो हम पर हमला करेंगे तब क्या करेंगे? अब कोई और मिल जाएगा हमें। क्या बताए? कोई और मिल जाएगा हमें हमला करने के लिए। बस तो हमें ऐसे ही लुटाते रहने की आदत हो जाएगी ऐसा? तो क्या हम हाथ में तलवार उठा ले? उठाई थी, हाथ में तलवार भी हमने उठाई थी, पर फिर क्या परिणाम आया? इनके और त्रिभुवन काका गए अंग्रेजों के पास दुम हिलाते कुत्ते के जैसे और सब कुछ भोग दिया। कपूरचंद सेठ, त्रिभुवन काका के बारे में बात करने से पहले थोड़ा विवेक रखिए। ये मत भूलिए कि त्रिभुवन काका जैसे भी हमारे घर के वडील है। आइए एंसन साहब, आइए, पधारिए पधारिए पधारिए, आइए। Leg problem, can't stand. It's an insult to the British Empire. ये बाबा खड़ा हो जा। हीलिंग डुलिंग पर स्टैंडिंग। Mr. Bhuvan, त्रिभुवन, आप भू कह के बुलाओगे तो भी चलेगा। Mr. Bhuvan, as I told you before, तुम्हारे लॉयर के अलावा 1-2 जन के साथ मैं बात करूंगा, बट यहां तो पूरा क्राउड है। Anyways, all of you can sit down. बताइए, हमारी गवर्नमेंट के सामने आपको क्या प्रॉब्लम है? What was your problem? आपका लॉयर कोई एप्लीकेशन देने वाला था। एनिमल्स को नहीं मारने की एप्लीकेशन, तुम्हारी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। केस इज क्लोज्ड नाउ। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। रुकिए एंसन साहब। यस, मोतीशा नाम है मेरा। ओह, मोतीशा, बोलो। आप न्यायाधीश नहीं है, इसलिए आप कोई फैसला नहीं सुना सकते। और दूसरी बात, आपने कायदे की प्रत फाड़कर कायदे का भी अपमान किया है। मोतीशा, I heard a lot about you. तुम तो गवर्नमेंट की नजर में भी हो। वो तो रहूंगा ही ना साहब, आखिर मैं भतीजा किसका हूं? मेरा। ये भतीजा मेरा है, लेकिन आपको बामा बनाएगा, संभालना। मोतीशा, you know that कि पूरे बंबई में ओनली ब्रिटिशर्स के अलावा 2 हॉर्स वाली सिग्राम विक्टोरिया यूज करने की परमिशन सिर्फ तुम्हारे पास है, राइट? तो आप ये भी जानते होंगे कि उस विक्टोरिया का उपयोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आने जाने के लिए है। आई मीन टू से इंसान के आने जाने के लिए है, ना कोई और चीज के लिए। बिकॉज विक्टोरिया ओनली रेप्यूटेड लोग ही यूज कर सकते हैं। जानता हूं, इसीलिए आपको भी परमिशन नहीं मिली है। And I will see to it कि वो परमिशन तुम्हारे पास भी ना रहे। अरे रे एंसन साहब, हर्ट हो गए, ऐसा क्यों? बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम उस विक्टोरिया का उपयोग ढोर का घास चारा ले जाने के लिए करते हो। एंड इट्स एन इंसल्ट टू द ब्रिटिश एम्पायर। मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा। तब तो मुझे भी आपके वाइसरॉय साहब की कंप्लेंट करनी होगी। फॉर व्हाट? क्योंकि परसों की बात है, परसों आपके वाइसरॉय साहब की विक्टोरिया जा रही थी और उसमें भी माल सामान ही था और पीछे आप चल रहे थे घोड़े पर उसकी सुरक्षा करते हुए, याद है? ऑफ कोर्स, बिकॉज उस विक्टोरिया में मेडिसिन थी जो हमारी बीमार वाइसरॉय की मां के लिए ग्रेट ब्रिटेन से मंगाई थी। तो मेरी विक्टोरिया में जो घास चारा था और मेरी गौ माता के लिए चरनी रोड से मंगाया गया था। एंसन साहब, कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपके वाइसरॉय साहब उनकी मां के लिए ऐसी एक विक्टोरिया दौड़ा सकते हैं तो हम अपनी गौ माता के लिए ऐसी 500 विक्टोरिया दौड़ा सकते हैं।
गौ माता, तुम्हारी भूखी बीमार गौ माता जब हमारे बंगले के बाहर आकर जूठन खाती है, तभी तुमको उसकी याद नहीं आती? आई एम जस्ट फेड अप ऑफ ऑल दिस भेड़ बकरियां एंड काउस। इस सब रेबीज वाले जानवरों को मैं पर्सनली शूट करूंगा। ऐसा आप नहीं कर सकते एंसन साहब। अगर आप ऐसा करेंगे तो ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत वो गुनाह साबित होगा। हाउ डू यू नो दैट? बनिए का बेटा हूं एंसन साहब, हवा में बातें करना नहीं सीखा। ये पढ़िए उस कायदे की प्रत। मैं हंस सकता हूं? यस, बट दूर से। मोती शाह, ये रूल्स ओनली ग्रेट ब्रिटेन के लिए है, एंड दिस इज ब्लडी इंडिया। अरे रे, लगता है एंसन साहब को बुढ़ापा जल्दी आ गया, या फिर हमारे मोती काका के साथ रहकर आपकी अंग्रेजी भी उनके जैसी हो गई। बराबर देखिए, अंग्रेजी में लिखा है, ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि जहां जहां ब्रिटिश हुकूमत होगी वहां वहां यह कायदा अपने आप लागू होगा। अब भले ही हमारी बदनसीबी, लेकिन हमारे प्राणियों की सदनसीबी से यहां मुंबई में भी आप ही का राज है, इसलिए यह कायदा यहां भी लागू होता है। और रही बात हमारी गौ माता की एंसन साहब, यू विल सी टू इट। हमारी गौ माता के बारे में आप चिंता मत कीजिए। आई विल सी टू इट कि हमारी एक भी गौ माता आपके आंगन जूठन खाने नहीं आएगी। हमारी गौ माता को सात्विक भोजन मिलता रहे और आजीवन हम उसकी देखभाल कर पाए, उस उम्दा हेतु के साथ मैं आज पांजरा पुल बनाने का प्रस्ताव रख रहा हूं। और इस उम्दा कार्य के लिए मेरी 25 एकड़ जमीन आज इसी वक्त का योगदान देता हूं। वाह, आशा रखता हूं मेरे भारतीय भाइयों को यह प्रस्ताव पसंद आया होगा। ए वो, तू भारतीय नहीं है, बजा। मिट्टी है मिट्टी। और हाँ भाइयों, मेरी गृह लक्ष्मी ने आप सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। सभी को निमंत्रण है, खाना खाकर जाइएगा। अरे इंसान साहब, आप कहां जा रहे हो? आपको भी खास आमंत्रण है, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर में भी और हमारे देश में भी। अतिथि देवो भव। और आखिरकार मिस्टर एंसन को वो आदेश रद्द करना ही पड़ा। हिंसा पर अहिंसा की जीत हुई। दिन बीतते गए। शेठ मोती शाह व्यापार में तरक्की के नए सोपान सर करते गए। उनके कई जहाज माल सामान की हेरफेर करते हुए विश्व भर के समंदर में घूम रहे थे। लेकिन तभी अचानक ऐसा हुआ कि उनके कुछ जहाज बीच समंदर में लापता हो गए। न जहाजों का पता था, ना ही उसके नाविक और खलासियों का। मोती शाह सेठ अपने कर्मचारियों की पत्नी और बच्चों को हिम्मत और विश्वास रखने को कह रहे थे, पर वो खुद इस बार हिम्मत हार चुके थे। समझ में नहीं आता क्या हो गया। पिताजी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है बेटा। आज तक दादा ने मुझे ऐसी मुसीबत में कभी नहीं रखा। एक साथ हमारे इतने जहाज लापता हो गए।
मैं जानता हूं पिताजी, आप इसीलिए चिंतित है ना कि हमारे जहाज में लाखों का माल था। नहीं नहीं बेटा, नहीं खिमचंद, मुझे लाखों के माल सामान की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो मेरे खलासियों की, मेरे कर्मचारियों की। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं उनके परिवार को, उनके छोटे छोटे बच्चों को जवाब क्या दूंगा, ये चिंता सता रही है। अरे दादा, बेटा, हमारे कर्मचारियों और खलासियों के घर। अब चिंता मत कीजिए पिताजी, आपके कहे अनुसार हमारे कर्मचारियों और परिवारों के घर हर महीने रकम पहुंच जाती है। उनका ख्याल रखना बेटा। हम दादा के भरोसे हैं, वो हमारे भरोसे हैं। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो गया। शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी बेटा। शायद मार्ग से मैं ही भटका हूं, शायद मार्ग से मैं ही भटका हूं, इसीलिए भटके मेरे जहाज। दादा, दादा, मैं विनती करता हूं, आज मुझे और मेरे जहाजों को मार्ग दिखा दो दादा। और ये मोतीशा प्रण लेता है, जहां भी, जिस स्थल भी मैं अपने जहाज वापस पाऊंगा, उसी स्थल पर आपका भव्य तीर्थ बनाऊंगा दादा। शेठ जी, शेठ जी, शेठ जी, अभी अभी पता चला है कि हमारे सारे लापता जहाज सोपारक बंदर पे पाए गए हैं। क्या? जी, मैं अभी बग्गी तैयार करता हूं, हम जल्द से जल्द सोपारक बंदर पर प्रस्थान करते हैं। चलिए खिमचंद शेठ जी। वाह दादा, वाह। मैंने तो अभी अभी की अर्जी, और मेरी अर्जी इतनी जल्दी स्वीकार करके आपने दिखाई दिया चमत्कार। ये मोतीशा करता है आपका ये ऋण स्वीकार। और जैसा कि मैंने प्रण लिया था दादा, जैसा कि मैंने प्रण लिया था, जहां मिलेंगे मेरे जहाज, सोपारक बंदर पे बनाएगा ये भव्य तीर्थ का निर्माण। सोपारक बंदर में आपका स्वागत है सेठ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप? मैं उत्तम चंद। आपके मुनिम ने बताया कि आपने याद किया है, इसलिए चला आया। मैं इस सोपारक शहर का मूल निवासी हूँ। अब इस शहर में बचे हुए बहुत कम जैन साधार्मिकों में से एक। जी, बड़ी खुशी पीढ़ियों से हम यही रहते हैं। अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। वैसे मैं ही हूं मोतीशा। मोतीशा सेठ। अरे आपको कौन नहीं जानता। और वैसे भी परिचय पुष्प का होता है, उसकी सुगंध का नहीं। और आपकी ख्याति तो चारों दिशाओं में फैली हुई है। उत्तम जी, बुरा मत मानना, लेकिन ख्याति पता है कैसी होती है? इंसान की ख्याति हवा के बदल के रुख के साथ कहीं विलीन हो जाती है। इंसान और जहाज तब तक ही अपनी सही दिशा को पा सकते हैं जब तक हवा का रुख उनके पक्ष में हो। ये तो दादा के आशीर्वाद है मुझ पर कि हवा का रुख आजकल मेरे पक्ष में है। कितनी अच्छी बात कही आपने। इसीलिए इतनी बड़ी है आपकी ख्याति। ख्याति तो मेरे दादा की, इंसान की सिर्फ हयाती। पता है इंसान की हयाती कैसी होती है उत्तम जी? इंसान की हयाती भी पानी में डुबई हुई उंगली जैसी होती है। जैसे ही उंगली जल से बाहर निकलती है, वो जगह अपने आप भर जाती है। इंसान का भी ऐसा होता है। इंसान के चले जाने के बाद उसकी जगह कोई ना कोई ले ही लेता है।
जैसे आपने मेरी जगह ले ली। रह जाती है तो सिर्फ इंसान के द्वारा किए हुए कार्यों की सुगंध। कितनी अच्छी बात कही आपने। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जैसा कि आपको मुनीम जी ने बताया होगा, मेरे जहाज खो गए थे और मैंने प्रण लिया था कि जिस जगह मैं अपने जहाजों को फिर से पाऊंगा उस जगह पर मैं दादा का भव्य तीर्थ बनाऊंगा। किंतु ये सोपारक शहर को देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उमड़ रहे हैं। सेठ जी, जैसे उमड़ता हुआ बादल बारिश लाता है, वैसे ही मन के अंदर उठते हुए प्रश्न ज्ञान लाते हैं। वाह, खूब कहा। पहला ज्ञान देता हूं इस शहर के महत्व के बारे में। सेठ जी, ये सोपारक शहर 108 पार्श्वनाथ में से एक गिना जाता है। और सेठ जी, इस धरती को नमन करना तो हर एक साधार्मिक का कर्तव्य है, क्योंकि इसी धरती पर 100 से ज्यादा देरासर और हिंदू मंदिर थे। और इतने मंदिरों का होना ही इस बात का प्रमाण है कि कितने ही साधु भगवंत के पुण्य चरण इस भूमि पर पड़े होंगे। 84 गज के साधु और साध्वी महाराज यहां विराजमान रहते थे, इसी धरती पर। उत्तम जी, तब तो इस धरती तिलक करने लायक है, इसकी मिट्टी तिलक करने योग्य है। उत्तम जी, निसंदेह। सेठ जी, इस शहर के बारे में जानना केवल माहिती नहीं है, अरे ये तो हमारे धर्म के इतिहास का वो पन्ना वापिस पढ़ना है जिसे हम भूल चुके हैं। और सेठ जी, इस शहर का महात्मा इस बात से भी सिद्ध होता है कि प्रखर तपस्वी श्री जैन प्रभु सूरी स्वामी ने जिन 84 तीर्थों का इतिहास लिखा था, उनमें से एक तीर्थ इसी सोपारक शहर में था। तो फिर इतनी पवित्र भूमि होने के बाद भी मुझे याद आ रहा है कि यही सोपारक शहर हमारे वास्तुपाल तेजपाल, उनका जन्मस्थल यही सोपारक शहर था। देखा सेठ है ना? हाँ, आपके ज्ञान की खिड़कियां भी खुलने लगी। अरे यही तो प्रताप है इस भूमि का। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे गुरुदेव के साथ हुए ज्ञानोपदेश में यह बात का पता चला था कि हमारे उच्च श्रावक पेथर शाह, जिन्होंने 84 तीर्थों का निर्माण करवाया था, उसमें से एक पार्श्वनाथ प्रभु का मंदिर भी इसी सोपारक शहर में था। हाँ सेठ जी, उस समय पे सोपारक बंदर का महत्व हमारे दूसरे पुण्य तीर्थ स्थानों के समकक्ष था, पर यह साधार्मिकों की परम भूमि था। सेठ जी, आपने विशल शाह जी का तो नाम सुना ही होगा। जी बिल्कुल सुना है। विशल शाह, वो भी हमारे उच्च श्रावक थे, अहमदाबाद के अहमद शाह के प्रधानमंत्री। वही विशल शाह, उन्होंने गिरिराज, गिरनार, जीरावाला और इसी सोपारक शहर में अनेक संघ निकाले थे, क्योंकि तब इस शहर का महत्व भी बाकी तीर्थ स्थानों के समकक्ष था और छड़ी पालक संघों का यह महत्वपूर्ण स्थान था। सेठ जी, ये इतना उच्च कोटि का तीर्थ स्थान था, तो फिर इस सोपारक शहर की ऐसी दयनीय हालत कैसे हुई? पोर्तुगीज आक्रमण, सदियों पहले हुए पोर्तुगीज सेना के आक्रमण ने उद्ध्वस्त कर दिया इस शहर को। मंदिर, देरासरों का विध्वंस किया गया। जहां पर धर्म की विजय पताका फहराती थी, उस शहर पर आक्रमणकारियों की क्रूरता का प्रकोप छा गया और आज इस शहर की हालत वो हो गई थी तो आप देख रहे हैं। उत्तम जी,
इतिहास साक्षी है, जब भी विदेशियों ने आक्रमण किया है भारत पर, तभी हमारे जीन शासन ने बहुत कुछ सहन किया है। उत्तम जी, मेरा इस सोपारक शहर में आना कोई संयोग तो नहीं है? पता नहीं सेठ जी, इसे सहज संयोग कहे कि दादा का आशीर्वाद, कि दादा का आदेश है सेठ जी, क्योंकि आपकी इच्छा के जैसी ही प्रतिमा श्री इस शहर के चक्रेश्वर तालाब में से स्वयंभू प्रकट हुई है। क्या? हाँ, और वो प्रतिमा है हमारे महान विश्व तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत दादा की। और सेठ जी, दस्तावेजों से यह पता चला है कि यह प्रतिमा 11.5 लाख वर्ष पुरानी है। उत्तम जी, मेरे जहाजों का खाना, मेरे जहाजों का खोना, मेरे जहाजों का अपने आप लापता हो जाना, मेरा प्रण लिए जाना, कि मैं जहां भी मेरे जहाज वापस पाऊंगा उसी स्थान पर मैं मंदिर बनाऊंगा, न कि इसमें दादा का ही कोई आदेश है। अब तो उत्तम जी शीघ्र अतिशीघ्र इसी स्थान पर, इसी सोपारक स्थान पर दादा का भव्य तीर्थ बनेगा गिरिराज की तलहटी में, और उस महातीर्थ का नाम होगा अगाशी महातीर्थ। अगाशी महातीर्थ, अगाशी महातीर्थ। पिताजी। अरे बेटे खिमचंद, आगे बेटे। हाँ, आपको पता है ये सोपारक शहर तो हमारे चमत्कारी तीर्थों में से एक था। पता है, इसीलिए दादा ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि मैं यहाँ पर भी दादा का पवित्र तीर्थ स्थान बनाऊं। पर पिताजी, हमारी पीढ़ी की आर्थिक परिस्थिति इतनी नहीं है कि हम मंदिर का निर्माण करवा सके। अरे बेटे खिमचंद, स्थिति और परिस्थिति के बारे में सोचना नहीं चाहिए, हमारा दादा बैठा है वो सोचेगा। आपको पता है उत्तम जी, मैं जब छोटा था, हमारे घर पे आर्थिक संकट आए थे, तब मेरे घर में 5 रुपए नहीं थे। तब मैंने अपने दादा के पास से 25 रुपए उधार लिए थे। बेटा, आज जब उनको वापस लौटाने का मौका आया, तब मैं सब भूल जाऊं? लेकिन पिताजी, आप इतना तो लौटा चुके हैं। अरे कहां लौटा है बेटा, उन्हीं को है और उन्हीं के वापस लौटा रहा हूं। मुझे तो मेरे दादा के साथ स्पर्धा करनी है, स्पर्धा। वो मुझे देते हुए थकते हैं या मैं उन्हें दुगना लौटाते हुए थकता हूं। बेटा, आई बात समझ में? हाँ। इसीलिए कहता हूं कि इस तीर्थ का होना बहुत जरूरी है। ये तीर्थ बनेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी तुम संभालोगे। और याद रखना बेटा, इसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सारे भारतवर्ष में इसकी चर्चा होनी चाहिए। जीन शासक का नाम गर्व से ऊंचा होना चाहिए। कल मैं रहूं या ना रहूं, यह प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा मत कहिए पिताजी, आप रहेंगे और प्रतिष्ठा भी आप ही देखेंगे। बेटा खिमचंद, जीवन और मृत्यु समय के हाथों में होता है, और इसीलिए कहता हूं कि मेरी इच्छा है इस मंदिर का भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव तुम्हारे हाथ हो। कहते हैं कि विचक्षण व्यक्तियों को आने वाले समय का आभास पहले से ही हो जाता, और ऐसा ही कुछ शेठ मोती सा के किस्से में भी हुआ। मंदिर निर्माण के दरमियान ही
शेठ मोती शाह का स्वर्गवास हुआ। किंतु उनकी इच्छा के अनुसार इस तीर्थ का निर्माण भी हुआ और उनके पुत्र खेमचंद के हाथों प्रतिष्ठा महोत्सव भी हुआ। धामधूम से प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। जैनम जयती शासनम, जैनम जयती शासनम, जैनम जयती शासनम, जैनम जयती शासनम, जैनम जयती शासनम। हाँ बेटा, मेरा बेटा ठीक से बोलने लगा। देखा देखा इस सिर्फ का चमत्कार। हाँ, ये सही में चमत्कार है। हे मुनि सुव्रत दादा, मैं क्षमा चाहता हूं। आज तक मैं ये समझता था कि अगर भगवान हृदय में है तो फिर तीर्थ पर जाने की क्या जरूरत है, पर आज मैं समझ गया हूं कि क्या होता है तीर्थ पर जाने का अर्थ। अरे ये तीर्थ ही तो होते हैं जो बनाते हैं हमें असमर्थ समर्थ। हे प्रभु, आपका लाख लाख उपकार। अरे अरे कितने तुच्छ हैं हम जो नहीं समझ पाते हैं मर्म कि कितना ऊंचा है हमारा ये जैन धर्म। ऐसे तो कई चमत्कारों की जीवन दंत कथा का प्रमाण है अगाशी तीर्थ, और हम सब के दादा श्री मुनि सुव्रत स्वामी की प्रतिमा। ऐसे कई उदाहरण हैं कि हमारे पूर्वज अपने छोटे गांव से मुंबई शहर में मात्र 1 रुपया लेकर आए थे। फिर दादा के आशीर्वाद से फ्लैट में गए, फ्लैट के बाद और तरक्की हुई, बंगलों में गए, कहीं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं। कितनों के घर पे झूला बंधा, कितनों की जो बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली थी ऐसी बीमारी ठीक हो गई। ये सब कुछ हुआ, और ये जितने भी चमत्कार हैं ये सब अगाशी तीर्थ। हम जब छोटे थे बचपन में हम कहानियां सुनते थे कि बंबई में हर रविवार को लोग जाया करते थे अगाशी तीर्थ। दोस्तों, ये बुरा मत मानना, लेकिन बंबई में आने वाले कई पर प्रांतीय लोग अपने देवी देवताओं को नहीं भूले। जो लोग देवी देवता में मानते थे वो लोग बंबई की देवी मुंबा देवी को नहीं भूले। जो लोग पीर में मानते हैं वो पीरों के पीर हाजी अली को नहीं भूले। लेकिन हम अपने अगाशी तीर्थ को भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे गुरुदेव ने जब ये तीर्थ के हाल देखे सालों पहले, तब उन्हीं की प्रेरणा से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, और एक ही लक्ष्य था कि आने वाला इतिहास, हमारा जो ये इतिहास था, ये इतिहास न रह जाए। गुरुदेव ने ऐसा कहा था कि इतिहास नहीं रहना चाहिए, हमारा वर्तमान रहना चाहिए। हमारे संस्कार, हमारे जो पूर्वजों के संस्कार है, वो हमारे बच्चों को सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। आजकल हमारे बच्चे गुरुजी शब्द को नहीं जानते, लेकिन पबजी शब्द को जानते हैं। बहुत दुखदायक बात है। ये हमारे संस्कार है, हमें देखना चाहिए कि संस्कार कहीं छूट ना जाए। ये भव्याति भव्य प्रसंग बन रहा है अगाशी तीर्थ। वहां जाके आशीर्वाद लीजिए। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में जो दादा ने हमें दिया है वो 2 हाथों से लुटा के ऋण मुक्त होने का एक मौका है। यह अवसर मत गवाइएगा, और याद रखना, ये जो अगाशी तीर्थ हमारे पूज्य गुरु भगवंत यशोवर्मा सुरीश्वर जी महाराज साहेब, उनकी निश्रा में शेठ मोती शाह द्वारा निर्मित इस महान तीर्थ का पुनः जीर्णोद्धार परिपूर्ण होने जा रहा है, जिसका भव्याति भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव 26 अप्रैल शुक्रवार यानी कि चैत्रवत सातम को मनाया जाएगा। जिस धर्म ने जन्म दिया हमें, उसकी पुकार सुन के जितने तन और मन से अपने दिए साता, उस पर धन बरसा के बन जाओ।
दादा को बना दो अपना विश्व विधाता। परम पूज्य आचार्य गुरु भगवंत यशोवर्मा सुरेश्वर जी महाराज ने देखा है जो सपने, आज उस सपना को पूरा करना हमारा फर्ज है। दोस्तों, आज की बात है जब आज हमारे विंग कमांडर अभिमन्यु जब पाकिस्तान के पास 2 दिन से थे, एक एक क्षण उनके मां पिता, आपको लगा होगा क्या कर रहे होंगे, उनके माता पिता की आंखों में से एक भी आंसू नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे बेटे के पीछे पूरा देश है। जो सपना मेरा बेटा साकार करने जा रहा है उसके पीछे पूरा देश खड़ा है, और यही सपना हमारे गुरुदेव का है। अब हमारा फर्ज बनता है गुरुदेव के सपने को साकार करना। तो आइए और साथ में इस सपने को साकार करते हैं। मत भूलिएगा महाराष्ट्र और मुंबई के भूषण को, मत भूलिएगा महाराष्ट्र और मुंबई के भूषण को, क्योंकि वो भूषण हमारे जीन शासन का आभूषण है। आइए इस सुंदर गाने के बाद 2 मिनट आपकी सीट बरकरार रखिएगा। कलाकारों को पात्र से परिचय करवाएंगे। इससे पहले करते ये प्रतिष्ठा महोत्सव का सुंदर गाने का अनुभव। हे आयो आयो रूडो अवसरियो रे उडियो प्रतिष्ठा रो गुलाल पधारो मारा मोने स्वराट जी अगासी तीर्थ हो मंगलमाल।